सीएमडी हैं फेलिक्स हेल्थ केयर के। डॉक्टर गुप्ता, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि लॉकडाउन को लेकर के डॉक्टर क्या सोच रहा है, आपकी सोच क्या है कि मौजूदा स्थिति में अगर संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जाता है तो क्या कोविड के इन हालातों पर कुछ हद तक काबू पाया जा सकेगा? डॉक्टर गुप्ता, अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? आवाज आ रही है? डॉक्टर गुप्ता, क्या अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ, पहुंच रही है सर। हेलो जी डॉक्टर गुप्ता, सवाल मेरा ये है कि मौजूदा हालात जो हैं, जिस रफ्तार के साथ कोरोना बढ़ रहा है, क्या डॉक्टर के मुताबिक संपूर्ण लॉकडाउन इसका एक बेहतर समाधान हो सकता है? देखिए, मैं पहले भी आपके चैनल के माध्यम से कई बार कह चुका हूं, कोरोना को कंट्रोल करने की 3 ही स्ट्रेटजी हैं। अगर हमें तीसरी लहर बचानी है तो हमें वैक्सीनेशन को बढ़ाना पड़ेगा, प्रिवेंशन करना पड़ेगा, वही तरीका है। दूसरा था प्रिकॉशन मींस कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का सख्ती से पालन करना था, और तीसरा था पार्शियल लॉकडाउन, जहां पे केसेस कम है, जहां पे अभी केसेस नहीं आ रहे हैं, पॉजिटिविटी रेट 10% से कम है। बिकॉज अगर वहां अभी लॉकडाउन नहीं लगाएंगे तो बाद में फुल लॉकडाउन लगाना पड़ेगा, अगर हमें अभी पार्शियल लॉकडाउन नहीं लगाएंगे। और जहां जहां जिन जिन शहरों में केसेस बढ़ गए हैं कि वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ और हॉस्पिटल चरमरा गया है, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, बेड नहीं मिल पा रहे हैं, ऑक्सीजन बेड नहीं मिल पा रहे हैं, आईसीयू बेड नहीं मिल पा रहे हैं, ऐसे जिलों में तो तुरंत फुल लॉकडाउन लगा देना चाहिए। बिकॉज वहां पे नहीं लगाएंगे तो चेन ऑफ ट्रांसमिशन रोकने में और दिक्कत हो। लोग अभी भी मान रहे हैं, अभी भी बाहर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं जहां जहां सिस्टम हमारा कॉलेज कर रहा है, सिस्टम पे स्ट्रेन पड़ गया बहुत ज्यादा, मैनेज नहीं कर पा रहे हैं पेशेंट्स को, तो वहां पे तो लॉकडाउन ही इस समय समाधान है। जी, देखिए, सिस्टम को रिवाइव करने का डॉक्टर गुप्ता इस वक्त तरीका क्या होगा? मेडिकल संसाधन जाहिर तौर पर कम है, जबकि मरीजों की तादाद कहीं ज्यादा है, लेकिन एक तर्क ये भी है कि मौजूदा हालात में सिर्फ 0.2% आबादी को ही जरूरत है आईसीयू बेड्स की। नहीं तो मतलब तो आप फिर बता रहा हूँ, ज्यादा लोगों को जरूरत है। तो 90% लोग हैं, उनको L1 फैसिलिटी चाहिए, होम आइसोलेशन में ठीक हो सकते हैं। 5% ऐसे लोग हैं जिनको L2 बेड्स चाहिए, और 5% ऐसे लोग होते हैं जिनको हमें L2 बेड के क्रिटिकल सर्विसेज होनी चाहिए, और लगभग 1% ऐसे होते हैं जिनमें क्रिटिकल पेशेंट्स होते हैं और जिनको आईसीयू बेड्स की जरूरत पड़ती है। और 1% एक बहुत बड़ा नंबर है, इसमें मैं बता रहा हूँ। अभी हमारी जो आबादी है वो 138 करोड़ के आसपास आबादी है, उसका 1% 1.38 करोड़ हो जाता है। इतने बेड आईसीयू बेड्स नहीं है हमारे पास, इतने वेंटिलेटर नहीं है। और बात ये नहीं है एक जगह नहीं, कहीं कहीं जो जिले हैं वहां पे बहुत बुरा हाल है। जैसे दिल्ली एनसीआर की बात करें हम लोग, यहाँ पे पेशेंट्स आईसीयू बेड्स के लिए घूम रहे हैं, हम देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, ऑक्सीजन के लिए देख रहे हैं, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पा रही है। जब हमारे रिसोर्सेस पूरे नहीं हो रहे हैं, कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा ना, अदरवाइज चैन तो चल रही है, या तो हमारा प्लेट्यू हो जाता, केसेस कम होना शुरू हो जाते, केसेस बढ़ रहे हैं अभी भी, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है जहां पे अस्पतालों के अंदर संसाधन नहीं है, ये बात स्वीकार्य है। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर गुप्ता, ये बात दिखाई पड़ रही है। लेकिन डॉक्टर दीपाली भारद्वाज, एक सीनियर फिजिशियन के तौर पर मुझे बताइएगा कि जो लोग होम आइसोलेशन में हैं, वहां पर भी कई दफा ऐसी दिक्कतें सामने आ रही कि इंसान लगता बिल्कुल ठीक है, लेकिन अचानक हालात बेहद खराब हो जाते हैं कि आईसीयू तक में भर्ती करना पड़ जाता है। तो इस चीज को टाला जा सके या इसके लक्षण पहले से पहचाने जा सके, क्या इसका कोई तरीका है? तो फिर सबको अलर्ट होना पड़ेगा और छोटे छोटे लक्षण अपने घर वाले मरीज के लिए देखने पड़ेंगे। सबसे पहले होता है अगर स्टाफ खोलना, वेंटिलेशन खोलना, अब तो सरकार ने सारी ऐप्स में जाती है, न्यूज़पेपर में सब देख रहे हैं, आप इतनी बारी चैनल पे बता चुके हैं प्रोनिंग के बारे में। तो हर इंसान जो कोविड पॉजिटिव है उसको प्रोनिंग करनी चाहिए। अगर अस्पताल की जरूरत पड़ गई है, उसी वक्त उसको प्रोनिंग पोजीशन में रहना चाहिए। रास्ते में भी अस्पताल के प्रोनिंग में रहना चाहिए। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर खरीद सकते हो या किसी सुविधा से अरेंज हो सकता हो, तो वो जैसे काफी हमारे दिल्ली के एमपी हैं, एनजीओ हैं, संस्था हैं जो दे भी रही हैं, जो नहीं खरीद सकते, तो वो अपने लिए ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर अरेंज करके हर 2 घंटे में अपनी SpO2 को नापे। अगर आपको ये लगता है कि आपका ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर से मैनेज नहीं हो रहा है, अगर आप ऑक्सीजन सिलेंडर अरेंज कर पाते हो और वीडियो कॉल पे डॉक्टर से बात करें, तो वो सबसे अच्छा तरीका है। मगर अगर इस सबके बाद अगर आपको लगता है कि ब्रेथलेसनेस बहुत ज्यादा हो रही है या बहुत ज्यादा हालत खराब हो रही है, वीकनेस, चक्कर आ रहे हैं, टिनिटिस, कान के अंदर आवाजें सुन रही हैं, हाथ पाँव नीले पड़ रहे हैं,
तो अस्पताल की जरूरत पड़ती है। और अस्पताल के लिए अगर आपको जब तक बेड नहीं मिलता तो बाहर प्रोनिंग में रहना चाहिए और साथ में अपना ऑक्सीजन कैन या ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाना चाहिए। जी। और बिल्कुल बीच में डॉक्टर दीपाली में जी और हाइड्रेटेड रखने की मरीज की पूरी कोशिश जी। करनी चाहिए। घर डॉक्टर वालों दीपाली मैं लौट रहा हूँ आपके पास, डॉक्टर गुप्ता भी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं लौट रहा हूँ आपके पास। डॉक्टर गुप्ता बताइए क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, घर पे आप रहते हैं होम आइसोलेशन में तो मॉनिटरिंग बहुत जरूरी। L1 से L2 में कब कन्वर्ट हो जाएंगे पता भी नहीं लगता। तो क्योंकि अगर किसी मरीज को ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, चेस्ट पेन हो रहा है, छाती में दर्द हो रहा है, छाती में भारीपन हो रहा है, या उसका सैचुरेशन लेस देन 92% जा रहा है, जी। या उसको चक्कर आ रहे हैं, या वो ड्राउजी हो रहा है, स्लीपी हो रहा है, या उसको कोई दौरा पड़ रहा है, या हाथ पैर नीले हो रहे हैं, या ब्लड प्रेशर फॉल कर रहा है, तो ऐसे मरीजों को तुरंत हॉस्पिटल में शिफ्ट करना चाहिए। बिकॉज ये ऐसे सिम्टम्स हैं, इसका मतलब उस पेशेंट को ऑक्सीजन बेड या आईसीयू केयर की जरूरत है। कि सिर्फ जो घर में पेशेंट रह सकते हैं वो माइल्ड सिम्टम्स वाले हैं या एसिम्प्टोमेटिक लोग हैं। माइल्ड सिम्टम में कफ, कोल्ड, फीवर है, आपको गले में दर्द है, हाथ पैरों में दर्द है, और अगर आपको ज्यादा कोई कोमोबिड सिचुएशन नहीं जी। है, उसमें भी आपको हर 4 से 6 घंटे पे अपना सैचुरेशन चेक करना है, टेम्परेचर चेक करना है, बीपी चेक करना है, और आइसोलेट रहना है। और साथ में कोई एक अच्छा इंटेलिजेंट अटेंडेंट होना चाहिए जो आपका केयर गिवर हो, जो आपके वाइटल्स को मॉनिटर करके आपके डॉक्टर्स के लगातार जी। संपर्क में रहे। ये बात ठीक है, इसमें मॉनिटरिंग की जरूरत है। डॉक्टर गुप्ता आपने बात ठीक कही है, लेकिन डॉक्टर दीपाली जो लक्षण बताए हैं डॉक्टर गुप्ता ने, अगर ऐसे लक्षण किसी के सामने आते हैं और इमीडिएट कोई अस्पताल मैनेज ना हो पाए या कहीं आपको आईसीयू बेड ना मिल पाए, आप अस्पताल में एडमिट ना हो पाए, तो क्या घर पर भी कोई प्राथमिक उपचार की संभावनाएं हैं? एक तो प्रोनिंग जैसे हमने डिस्कस किया, प्रोनिंग से नहीं मैनेज हो रहा हो तो पेशेंट को सीधा लेटा जी। के उसके पैरों को ऊपर उठाना चाहिए 30 डिग्री, ताकि पैरों से खून नीचे की तरफ जाए। ऑक्सीजन आपके पास अगर सीमित है, बहुत ज्यादा नहीं है, तो उसको आप ज्यादा ना यूज करें, 5-10 मिनट के लिए दीजिए, फिर उसको फ्लो मीटर से बंद कर दीजिए अपने ऑक्सीजन सिलेंडर से 2-3 मिनट के लिए, ताकि लंग्स को डिपेंडेंस भी ना हो। टेलीफोन पे आपके पास डॉक्टर जरूर हैंडी होना चाहिए, और वो सुविधा हमारी सरकार ने भी दी है और सारे प्राइवेट हॉस्पिटल दे रहे हैं। तो जब पेशेंट बिगड़ने वाला होता है तो उससे पहले 12-10 घंटे पहले भी कुछ शंकाएं आ जाती हैं, तो इसलिए टेलीफोन पे डॉक्टर होना बहुत जरूरी है, ताकि उस वक्त डॉक्टर आपको साथ साथ समझा पाए और होम पे स्टीरॉइड भी दे पाए। काफी प्राइवेट डॉक्टर्स हैं जो वीडियो चैट भी कर रहे हैं पेशेंट के साथ, तो उस वक्त मरीज को खुद घर पे स्टीरॉइड भी दी जा सकती है, क्योंकि 6th डे, 6ठे दिन जब हालत खराब होती है, अगर उस वक्त ध्यान ना रखा जाए तो आगे हालत ज्यादा बिगड़ने की क्षमता ज्यादा होती है। मगर एक सबसे अच्छी बात है कि भारत का जी, जो मॉर्टेलिटी रेट है इस वायरस का, वो पूरी जी। दुनिया में सबसे कम पाया जा रहा है, और हमें वो मेंटेन करना है। इसीलिए अपना पोषक सात्विक डाइट को सब मेंटेन करें, लगातार लेते रहें, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं। जी। घर के अंदर अब आप अगर ऑक्सीजन देने जी। वाले प्लांट्स रख सकते हैं, बिल्कुल पौधे रख डॉक्टर सकते दीपाली, हैं। एक चीज मैं और चाहूंगा कि खुद आप खुद दर्शकों से बात करें इस मामले को लेकर कि अक्सर हमने देखा है कि लोग शुरुआत के 2-3 दिन के लक्षण होते हैं, हल्का बुखार होता है तो लोग लापरवाह रहते हैं, उसको बहुत गंभीरता से नहीं लिया जाता। तो क्या गंभीरता से लेने की जरूरत है या नहीं है शुरुआती 2-3 दिनों में, या फिर इंतजार किया जाए जब कोविड के तमाम लक्षण आ जाएं? ये हम ना महामारी में हैं, और ये जो पैंडेमिक है ये कभी भी बिगड़ सकता है, तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि सब लोग इसको जी। बहुत ज्यादा इससे मैं पैनिक नहीं क्रिएट कर रही हूँ। जहाँ किसी को बुखार आए या जुकाम आए तो वो तुरंत अपना इलाज शुरू कर दे, बेशक अपना टेस्ट रिपोर्ट ना आई हो, अपने आप को कोविड ही समझे दिमाग से। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, और अभी नहीं, अगले 1-1.5 साल के लिए है, क्योंकि ये वायरस हमसे ज्यादा स्मार्ट है। वायरस किसी भी चीज को हल्के में नहीं लेता, वो पहले ही म्यूटेट कर चुका है, पता नहीं हमें 2 महीने बाद पता चले और म्यूटेशन की स्ट्रेन आ जाए। इसीलिए पहले जुकाम या छींक को कोई भी इग्नोर ना करे, अपना ध्यान रखना उसी वक्त तुरंत शुरू करे। मेरे को लगता है किसी को भी, स्पेशली बच्चों के लिए मुश्किल है, यंगस्टर्स के लिए, मगर ठंडा खाना और ठंडी चीजों को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए अगले 1-1.5 साल के लिए। ठीक है डॉक्टर गुप्ता, एक चीज और सामान्यतः देखी गई वो ये कि जैसे किसी को हल्के बुखार की शिकायत होती है तो लोग घर पर ही एंटीबायोटिक ले लेते हैं, तो खुद ब खुद एंटीबायोटिक लेना सही है या फिर पहले किसी डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए? देखिए, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि वायरस, हम लोग पेंडेमिक के बिल्कुल चरम पे चल रहे हैं इस समय, और हमें
छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात तो कि सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है। आजकल हर फैमिली में हर जगह डॉक्टर्स हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में डॉक्टर्स हैं, हम लोग बहुत सारे लोगों की मदद कर रहे हैं, टेली कंसल्टेशन अवेलेबल है। तो आप अपने सिम्टम्स बता के आप दवाइयाँ ले सकते हैं। दवाइयाँ बड़ी कॉमन है, सबको पता है क्या दवाइयाँ, बट हाँ, अगर डॉक्टर से सलाह ले लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसा आपने बोला, अर्ली डायग्नोसिस और एग्रेसिव ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बुखार, खांसी, जुकाम, गले में दर्द, कुछ भी ऐसे सिम्टम्स हैं, वो कोरोना ही है जब तक कि प्रूव्ड ना हो। इवन आरटी-पीसीआर में भी 20-25% से ज़्यादा लोग नेगेटिव आते हैं जबकि उनको कोरोना होता है। तो ऐसे लोगों को भी जिनको सिम्टम्स आ रहे हैं, उनका आरटी-पीसीआर नेगेटिव है, तो रिपीट टेस्ट कराएं, एंटीजन टेस्ट कराएं या अपना छाती का सीटी स्कैन कराएं, सो दैट कंफर्म हो जाए डायग्नोसिस और उसका आपका इलाज सही से चालू हो सके। दूसरी बात, जो घर पे आइसोलेट लोग रह रहे हैं, पेशेंट्स रह रहे हैं, उनको क्या सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है, उनका सैचुरेशन फॉल होता है और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, यहीं से पैनिक क्रिएट होता है। तो इसके कुछ उपाय हैं जिनका हम लोग कर सकते हैं। एक तो पैनिक ना रखें, स्ट्रेस नहीं रखें। जिनका भी 95 के आसपास होता है, 94 वो लोग टेंशन ले लेते हैं, उनकी बॉडी का बीएमआर बढ़ जाता है, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो पैनिक क्रिएट ना करें, स्ट्रेसफुल ना रहें, एंजाइटी ना क्रिएट करें। अगर आपको कोविड है, ऑक्सीजन सैचुरेशन सबका फॉल नहीं होता, सिर्फ 4 से 5% लोगों का ऑक्सीजन सैचुरेशन फॉल होता है, नंबर 1। नंबर 2, बुखार नहीं आना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, क्रोसिन लेते हैं, एसओएस लेते हैं पैरासीटामोल, जब बुखार आता है तब उतरने में 2 घंटे लग जाते हैं। उसकी वजह से भी आपकी बॉडी का जो बेसिक मेटाबॉलिक रेट है वो बढ़ जाता है, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो हर 6 से 8 घंटे पे अगर आपको बुखार आ रहा है, बुखार आने का वेट ना करें, उससे दवाई 1 घंटे पहले ही ले लें, सो दैट आपकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट नहीं बढ़ेगी। नंबर 3, इंटरमिटेंट प्रॉन पोजीशन, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया वो करनी, या लेफ्ट लेटरल या राइट लेटरल पोजीशन में लेटना चाहिए। नंबर 5, अगर आपको गले में थोड़ा सा भी कंजेशन लग रहा है, हल्का सा भी सांस लेने में तकलीफ लग रही है या हल्की सी भी खांसी है जिसमें स्पुटम आ रहा है, तो आपको ब्रोंकोडायलेटर्स आते हैं, डॉक्टर की सलाह से लेके एस्टेलिन, लिवोलिन या ब्यूटिकॉर्ड्स का इनहेलेशन ले लेंगे, तो आपके लंग की जो नलियां हैं, श्वास नलियां, वो खुल जाएंगी फेफड़ों की, और उसमें ऑक्सीजन का आदान प्रदान अच्छा होगा, आपका सैचुरेशन फॉल नहीं करेगा। तो अगर हम इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो शायद हो सकता है आपको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ही ना पड़े। और अगर आपको 7-8 दिन से ज्यादा हो गए और फीवर परसिस्ट कर रहा है या हल्की सी भी ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, हल्का सा भी चेस्ट पेन हो रहा है, तो अपना सीटी जरूर करा लें। उससे पता लग जाएगा कि निमोनिया कितना है, और आपको अर्ली स्टेरॉइड वगैरह हमें अगर सेकंड वीक में स्टार्ट करने तो वो स्टार्ट कर सकते हैं, उससे निमोनिया का प्रोग्रेशन कम हो जाएगा। और ये सारी चीजें आजकल टेली कंसल्टेशन पे भी पॉसिबल है, बिकॉज बेड्स नहीं है, तो इसलिए टेली कंसल्टेशन पे भी हम लोग स्टेरॉइड वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं। डॉक्टर दीपाली, तो लेकिन मैं ये भी जानना चाहूंगा आपसे कि जो लोग एसिम्प्टोमेटिक हैं उनको क्या करना होगा? उनको अपने लक्षण दिखते नहीं है लेकिन वो कैरियर बन सकते हैं। कैरियर भी बन सकते हैं और उनके अंदर कोई कॉम्प्लिकेशंस भी आ सकती हैं बाद में इस नोवल वायरस की। दोनों चीजों से हमें अलर्ट रहने की जरूरत है। बाद में कॉम्प्लिकेशंस का मतलब, जैसे हम यंग में सडन हार्ट अटैक भी देख सकते हैं, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम देख सकते हैं, पैनिक, एंजाइटी, स्ट्रेस देख सकते हैं, निमोनिया देख सकते हैं, साइलेंट निमोनिया। जी। तो देखिए, जब सब हम लोग पैंडेमिक में जी रहे हैं तो हम सबको हर चीज के लिए बहुत अलर्ट होना है, बिना स्ट्रेस के। जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा, जैसे ही स्ट्रेस लेते हैं तो हमारे शरीर को ऑक्सीजन की भी जरूरत पड़ती है। मैं पर्सनली जो चीज कर रही हूँ, जब बिल्कुल डॉक्टर दीपाली, और देखिए अपने दर्शकों को मैं फिर ये चेताना चाहूंगा कि ना सिर्फ हम लोग कह रहे हैं बल्कि डॉक्टर्स भी यही कह रहे हैं कि महामारी के बीच में हम लोग हैं, आपको सतर्क रहना ही होगा, वरना अपने लिए और घर वालों के लिए आप खतरा बन सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर गुप्ता आपका, डॉक्टर दीपाली आपका हमसे जुड़ने के लिए और ये जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।